आज हम रीट में हिंदी का पाठ्यक्रम इस पर चर्चा करेंगे। रीट में हिंदी के पाठ्यक्रम को हम मोटे रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है हिंदी व्याकरण और दूसरा भाग है हिंदी शिक्षण। तो आज हमें पहला जो भाग है हिंदी व्याकरण उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में कुल 3 यूनिट, प्रत्येक यूनिट 5 अंक की, जिसमें पहली यूनिट पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। पहली यूनिट में देखिए यानी इकाई फर्स्ट, और इसमें पहला है वो शब्द ज्ञान। शब्दों के बारे में हम देखें तो 2 प्रकार के शब्द रीट के सिलेबस में। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर ये 4 भेद, चारों हमारे पाठ्यक्रम में है। तत्सम, तद्भव, देशज और एक विदेशी, ये 4 भेद। इसमें हमें तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्दों में, तद्भव शब्दों में अंतर, ये दूसरी बात, यानी इनको अलग अलग पहचानना, दोनों को एक साथ तुलनात्मक दृष्टि से भी पहचानना। दूसरा देखिए देशज और विदेशी शब्द। अब ये तो है नहीं कि हमें सभी शब्द हैं वहां तक हमारी अप्रोच हो सकती है या सारे शब्द हम रट सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनानी होगी। वो नियम नहीं है बल्कि हमें पहचानने में मदद करते हैं। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, दोनों में अंतर करने के लिए हम कुछ वर्णों को टारगेट बना सकते हैं। जैसे ये देखिए क्षय, ये जिन शब्दों में प्रयुक्त होता है वो शब्द तत्सम ही होते हैं। फिर ये क्षय है वो 2 प्रकार से बदला, क्षय में बदलता है या फिर क्षय में बदलता है, वो क्या बन जाएगा, तद्भव। जैसे ये देखिए क्षेत्र, तो ये तत्सम है, और एक खेत, ये तद्भव है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हमारे अगले वीडियो में आप तत्सम और तद्भव में अंतर कर सकेंगे। ऐसे ही देशज शब्द, तो देशज शब्द भी बहुत सारे हैं। देशज शब्द हैं, उनमें सैद्धांतिक प्रश्न भी पूछा जाता है, इसके अलावा व्यावहारिक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसमें इनके उच्चारण पर या कौन कौन से वर्ण है वो इसमें हो सकते हैं, ये चर्चा हमें देशज शब्दों में करेंगे। विदेशी शब्द, विदेशी शब्दों में क्योंकि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हैं वो हिंदी में है, जिसमें जैसे उर्दू हम कह सकते हैं, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, डच है, पुर्तगाली है। तो उन शब्दों को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसको हम कैसे पढ़ें ये हम यानी पूरी तरह से व्यवस्थित करके वीडियो में डाल देंगे। फिर इकाई फर्स्ट में ही दूसरा भाग देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द। ये बहुत सारे शब्द होते हैं, अनावश्यक नहीं पढ़ना है। सबसे पहला काम हमारा है पाठ्यक्रम को देखना। तो इसमें आप पाठ्यक्रम में देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द, तो ये बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन रीट में 3 प्रकार के शब्द हैं वो ही इंक्लूड किए गए हैं। एक तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द हमें बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। इसमें पर्यायवाची शब्दों में भी हम सभी जो हैं यानी शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द, ये तो मुश्किल सा काम है, हम नहीं कर सकते। तो इसमें हमें सिलेक्टेड यानी कुछ है वो छांट लेंगे और उन शब्दों को हम कैसे बनाएंगे ये हमें देखना है। तो ये हमें पढ़ेंगे, अभ्यास भी करेंगे, प्रश्न पत्र के माध्यम से भी इनको हमें सोल्व कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द देखिए विलोम शब्द। ये विलोम शब्द है, इसको विपर्यय भी कहते हैं यानी विलोमार्थी शब्द। तो ये जो है ना, ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं ये देखना है। विलोम शब्दों में एक तो सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे कोई भी दे दिया कि सक्षम का विलोम शब्द है तो अक्षम, एक तो ये प्रकार होगा। दूसरा क्या है कि इसमें आजकल युग में पूछते हैं कि कौन सा युग में विलोम की दृष्टि से असंगत है, तो वहां हमें कुछ शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द है उसमें कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है।
इसका नाम एकार्थी शब्द है, लेकिन हमें यहाँ पर अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं। यानी अनेकार्थी शब्दों को अगर हम जान जाएंगे तो एकार्थी शब्दों को हमें आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये शब्द ज्ञान और इसके 5 अंक हैं। ये गद्यांश में नहीं, आपके पाठ्यक्रम अनुसार कि गद्यांश में इन पर प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट जो बहुत लंबी है और अंक है 5। तो ये पहली इकाई, ऐसी 6 इकाई हिंदी में है। रीड में हिंदी का पाठ्यक्रम और इसमें हम पढ़ रहे थे इकाई फर्स्ट इकाई अभी पूरी नहीं हुई। फर्स्ट इकाई के 3 पार्ट हैं, जिनमें से एक पार्ट पर हम चर्चा कर चुके हैं, यानी शब्द ज्ञान पर। अब इकाई फर्स्ट है, उसमें सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है, उसमें 4 टॉपिक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। चारों ही बड़े टॉपिक हैं। हिंदी में शब्द निर्माण के 4 साधन होते हैं, वो चारों हैं इसमें। उपसर्ग भी है, प्रत्यय, संधि और समास। ये चारों बड़े टॉपिक हैं। और इसमें आप देखिए उपसर्ग में संस्कृत में उपसर्ग निश्चित है, लेकिन हिंदी में निश्चित नहीं है। हिंदी में उपसर्ग हमें 3 प्रकार के उपसर्ग पढ़ेंगे। हमें 3 प्रकार के उपसर्ग हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कह सकते हैं। दूसरा हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग। और तीसरा है वो विदेशी उपसर्ग। इन पर 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है वो तो कि कौन सा उपसर्ग विदेशी है या फिर तत्सम है या फिर हिंदी का उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न इस पर पूछ सकते हैं कि मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करना, यानी कोई भी शब्द दिया हुआ है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तीसरे प्रकार का प्रश्न है वो कि उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। यानी चारों जो शब्द हैं वो एक से दिखाई देंगे, लेकिन उनमें और एक शब्द उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न है, तो वो हमें इसमें तीसरे प्रकार का प्रश्न। और चौथे प्रकार का प्रश्न है कि कौन से शब्द में उपसर्ग है या नहीं है। ये 4 प्रकार के प्रश्न हम उपसर्ग में लेते हैं। इस प्रकार से ही प्रत्यय, तो प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय के भेद के रूप में मोटे रूप से हम प्रत्यय के 2 भेद पढ़ते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। दोनों में शब्दों का निर्माण यानी किस प्रकार से होता है, ये संधि से भिन्न है। इसमें संधि के नियम लागू नहीं होते। तो बहुत सारे शब्दों का निर्माण प्रत्यय भी करते हैं। प्रत्यय हमें जैसे संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है क्या, या फिर विशेषण है क्या, गुणवाचक विशेषण, ये शब्द बातें हमें प्रत्यय से ही पता चलती है। तीसरा देखिए संधि। तो संधि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हिंदी का बहुत कुछ व्याकरण संधि में निहित है, क्योंकि संधि हमारे लिए सहायक होगी उपसर्ग में भी, थोड़ी बहुत प्रत्यय में भी, और बहुत कुछ समास में भी। इसलिए संधि को हमें विस्तृत रूप से भेद सहित पढ़ना पड़ेगा। संधि में भी 4-5 प्रकार के प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। पहला इसमें प्रश्न होता है कि किस शब्द में संधि है और किस में नहीं है। दूसरे प्रकार का प्रश्न कि संधि का भेद, यानी स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है। स्वर संधि में भी फिर उपभेद कि ये यण संधि का है, दीर्घ संधि का है या वृद्धि संधि का है, तो भेद का नाम पूछ सकते हैं। तीसरे प्रकार का प्रश्न दिए हुए शब्द में संधि विच्छेद। तीसरे प्रकार का प्रश्न कि 2 अलग अलग खंड दिए हुए हैं, उनको मिलाना जोड़ना। तो ये और संधि के बारे में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से समास से कई बार हम ये सोचते हैं कि समास में हमें दिक्कत आती है कि इसमें कौन सा समास होता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ शब्दों में एकाधिक समास होते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है। समास है, इसमें विकल्प है, उनको देखकर प्रश्नों का उत्तर करना चाहिए।
तो ये चारों टॉपिक विस्तृत रूप से हम हमारे अगले जो वीडियो हैं उनमें इनको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद में शायद आपको दिक्कतें नहीं होगी। तो ये इकाई फर्स्ट है, इसमें ये सेकंड पार्ट उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास। रीट के हिंदी पाठ्यक्रम में हम इकाई फर्स्ट ये पढ़ रहे थे। इकाई फर्स्ट में 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है शब्द ज्ञान, सेकंड पार्ट है शब्दों के निर्माण के साधन यानी उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास, और ये तीसरा पार्ट है। इसमें 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हैं, इनमें विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, लेकिन आपके इस पाठ्यक्रम में 3 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्रिया रीट के सिलेबस में नहीं है। इस प्रकार से अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द अव्ययों को ही कहते हैं। अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद और कुल 5 भेद। ये पांचों के पांचों हमारे पाठ्यक्रम में, यानी ये थर्ड पार्ट भी काफी बड़ा है। संज्ञा में सबसे पहले ये देखिए संज्ञा में प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि संज्ञा क्या है, दूसरा संज्ञा के भेद, उदाहरण देंगे और संज्ञा के भेद का नाम पूछें। यानी मुख्य रूप से 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनमें एक जो प्रश्न है वो स्तरीय प्रश्न भी कई बार कर लेते हैं कि जैसे इनमें से कौन सा शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है या क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना है। यानी ये जो है ना वो हमें संज्ञा में पढ़ेंगे, ये हमें अलग अलग करना पड़ेगा। काफी समझने का, पढ़ने का टॉपिक है जो अगले वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी प्रकार से सर्वनाम, तो सर्वनाम के 6 भेद और उदाहरण, इनमें से प्रश्न पूछते ही है, तो हमें सर्वनाम भेद सहित पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा विशेषण के भी 5 भेद हम पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 5 भेदों पर प्रश्न कर सकते हैं, तो ये भी हमें विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। अव्यय के 5 भेद। अव्यय में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक 5वां है वो भी पूछा हुआ है यानी निपात। तो ये 5 भेद अव्यय। इस प्रकार से ये 9 बातें हमें इकाई फर्स्ट में पार्ट 3 में पढ़नी होगी, जो कि एक अपने आप में समझने का टॉपिक है, ये रटने का नहीं है। इसमें हमें अंग्रेजी का भी थोड़ा बहुत उपयोग करेंगे, यानी सहसंबंध विधि का प्रयोग करते हुए हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पढ़ेंगे। ये आपकी फर्स्ट यूनिट जो कि 5 अंक की है, यानी इतना लंबा सिलेबस और 5 ही अंक है, लेकिन इसमें हर अंक इंपॉर्टेंट है। तो आगे के वीडियोज हैं वो इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किए जाएंगे। तो हमें डिस्कस कर रहे थे रीट के पाठ्यक्रम पर, और उसमें हिंदी भाषा में 3 इकाइयां व्याकरण से संबंधित है, जिसमें पहली इकाई है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये देखिए दूसरी इकाई 2। इसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, अंक वही है 5, ये भी 5 अंक। इसमें वचन, काल और लिंग, ये 3 टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक्स में 2 प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। एक तो ज्ञात करना, इसका तात्पर्य है कि एक वचन है या बहुवचन, कौन सा काल है, काल के भेद। और तीसरी बात लिंग से संबंधित कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये ज्ञात करना।
इसमें दूसरी चीज देखिए, बदलना। बदलने का मतलब है कि जैसे एक वचन को बहुवचन में बदलना, या फिर वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना, या भूतकाल को भविष्य काल में बदलना, या भूतकाल के जो भेद हैं उनको ही परस्पर बदलना। लिंग में भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना या स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना। इसमें प्राय पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप ही पूछा जाता है। ये देखने में बहुत छोटे छोटे टॉपिक की हम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, वचन, काल, लिंग, लेकिन इनमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे वचन में देखिए आप कि वचन है एक वचन और बहुवचन, लेकिन बहुवचन के भी दो रूप होते हैं, एक तो ऋजु रूप और एक तिर्यक रूप। यानी एक तो ऋजु रूप वो है जो विभक्ति रहित है, और एक तिर्यक रूप वो है जो विभक्ति सहित है। इस पर पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये जो तीनों जो हैं, इनमें हमें बहुत सारे नियमों की या उनकी आवश्यकता नहीं है, इनमें कोई नियम होते भी नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो केवल अनुभव का है। यानी थोड़े से शब्दों के द्वारा ही हम ये प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। काल में देखो, काल तो बहुत सारे भेद होते हैं, आपको अलग अलग व्याकरण है, उनकी किताबों में आपको अलग अलग इसके भेदों में अंतर भी मिलेगा, लेकिन एक सर्वमान्य रूप से जो अब तक प्रश्न पूछे जाते रहे उनके आधार पर हम काल पढ़ेंगे। ऐसे देखिए लिंग में, यहां हम देखेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्नों में विविधता पर ध्यान देना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5 अंक का है, और ये हम आसानी से कर सकते हैं। यानी बामुश्किल 2 घंटे में हम ये तीनों टॉपिक पढ़ सकते हैं। जबकि हमने देखा है पहली यूनिट कितनी बड़ी है, लेकिन वो 20 यूनिट है, और ये जो है ना वो इतना इसमें कुछ नहीं है, बल्कि हमें बहुत ही सुलझा करके पढ़ना है। तो ये रीट में हिंदी भाषा में इकाई सेकंड। तो रीट में हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में 2 इकाई अब तक हमने डिस्कस की, और अब ये तीसरी इकाई देखिए, इकाई थर्ड। इसमें भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट वाक्य रचना। वाक्य रचना में 2 स्टेप अंग इन्होंने किए। पहला है वाक्य के अंग, यानी उद्देश्य और विधि। अब तक के सभी परीक्षाओं में, यानी आरटेट और रीट में इस पर प्रश्न जरूर है, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधि, जिनको अंग्रेजी में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा इसका देखिए वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार हैं वो 2 प्रकार से पूछ लेंगे। एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, जैसे विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, वो 8 भेद, ये अर्थ के आधार पर। दूसरा इसमें रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद, यानी साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। इसमें एक तीसरा पार्ट इसमें और भी है, और वो कौन सा है? वो है इसमें कि आश्रित उपवाक्य है उसके भेद, ये भी पाठ्यक्रम में, क्योंकि उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद पाठ्यक्रम में है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये भी समझने का टॉपिक है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं। पदबंध एक तो होता है पद, और हमारे पाठ्यक्रम में पदबंध, यानी कोई भी शब्द जिसका प्रयोग अगर वाक्य में कर दिया जाए तो वो पद बन जाता है, लेकिन ये है पदबंध, इसे पद समूह भी कहते हैं। तो पदबंध और पद दोनों में क्या अंतर है
ये हमें जानना है। फिर पदबंध के 5 भेद, ज्यादातर भेदों में से प्रश्न आते हैं। 5 भेद है, उनमें संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। कुछ किताबों में जैसे गाइड वगैरह है उनमें 8 भेद दे रखे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये 5वां भेद है वो उन्होंने अव्यय पदबंध करके उसके भेद करके ऐसे दे रखा है, जो कि सही नहीं है। तो ये 5 भेद हम पदबंध में पढ़ेंगे। इकाई 3 में थर्ड पार्ट देखिए, मुहावरे व लोकोक्ति। हम ये समझते हैं कि भाई मुहावरे हम याद कर लेंगे रख लेंगे, लोकोक्ति भी हम याद कर लेंगे रख लेंगे। ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर इनका अर्थ जानना जरूरी है। इसमें भी 3 प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये होगा कि मुहावरा और लोकोक्ति इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कौन सा तो मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है, तो हमें ये पहचानना। दूसरा ये है कि मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ, कि ये अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है या फिर लोकोक्ति कौन सी। और तीसरे प्रकार का प्रश्न है इनका वाक्यों में प्रयोग, यानी किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है या लोकोक्ति का सही प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में 3 इकाइयां हिंदी व्याकरण से संबंधित है और तीनों ही 5-5 अंक के, यानी ये 15 अंक, लेकिन अभी भी 15 अंक की है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधियों पर भी हमें चर्चा करेंगे।